हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम वन शॉट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का। तो आपके एग्जाम में इसके जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी आ सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। तो इस पूरा कंसेप्ट समझेंगे इस वीडियो के अंदर, साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे ताकि आप कंसेप्ट को समझने के साथ साथ क्वेश्चंस को करने में मतलब किस तरह से आपको कंसेप्ट यूज़ करना है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ सके और पूरा का पूरा चैप्टर आपका रिवाइज भी हो जाए। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बताऊंगा कि आपके जो सीबीएसई एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन है, उसकी प्रिपरेशन के लिए गॉड क्लासेस का क्वेश्चन बैंक और सैम्पल पेपर दोनों अवेलेबल हैं गॉड क्लासेस ऐप के ऊपर, सॉफ्ट कॉपी में भी हार्ड कॉपी में भी। तो जैसे आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं और अपनी जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन है उसको बहुत अच्छे ढंग से उससे कैरी कर सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, आपको एसेशन रीजन मिलेंगे, केस स्टडीज मिलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो सब कुछ मटेरियल उसके अंदर है, बस आपको पूरा अच्छी तरह से गो थ्रू करना है। आपके बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन उससे बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे जो पहला कंसेप्ट है अगर हम बात करें उसकी, तो वह है डेरिवेटिव एज रेट मेजर। तो डेरिवेटिव एज रेट मेजर के अंदर कोई स्पेसिफिक ऐसा फार्मूला आपको याद नहीं करना। डेरिवेटिव एज रेट मेजर के अंदर मतलब आपको ये देखना है कि जब आप किसी एक क्वांटिटी में कुछ चेंज करते हो तो उसकी वजह से जो जिस क्वांटिटी में आपने चेंज किया है उसके वॉल्यूम में, उसके एरिया में क्या चेंज आ रहा है, बस यही आपको यहाँ पर निकालना है। तो जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको आपको पता है कि डेरिवेटिव से आप डिनोट कर दें। जैसे अगर एरिया में चेंज करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हम उसको लिखेंगे डी ए बाई डी टी, यानी रेट इन चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसी तरीके से क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको पढ़नी है, उससे आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या आपको दिया हुआ है और किसके रिस्पेक्ट में आपको इसका डेरिवेटिव करना है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक बॉय इज ब्लोइंग एयर इनटू ए स्फेरिकल बलून एंड थस द रेडियस आर ऑफ द बलून इज चेंजिंग, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का है, वो बलून के अंदर एयर फिल कर रहा है और एयर फिल करने से क्या हो रहा है, जो उसकी रेडियस है, अब जैसे ये तो नेचुरल है कि भाई आप बैलून को अगर फुलाओगे तो उसका रेडियस तो उसका बढ़ना ही है, तो रेडियस ऑफ बैलून इज चेंजिंग, देन फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। तो उस बलून का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर, यानी जैसे जैसे हम आर में चेंज कर रहे हैं तो बलून के एरिया में क्या चेंज हो रहा है। आल्सो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन आर इक्वल्स टू 2, अगर आर की वैल्यू 2 होगी तो उस सरफेस एरिया में क्या चेंज हो रहा है ये आपको निकालना है। तो अब यहाँ से बस आपको फार्मूला, सारे जो मेंशुरेशन के फार्मूलाज होते हैं ना इस चैप्टर में, वो उनकी जरूरत पड़ेगी। अब सरफेस एरिया आपको पता होना चाहिए, वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, पेरीमीटर, ये सब फार्मूले आप लोग इस चैप्टर करने से पहले ना रिवाइज करके रखें ताकि उसकी जरूरत इसमें पड़े, तो ऐसा ना हो कि आपको फार्मूला पीछे से फिर देखने पड़े। तो यहाँ पर जो बलून की जो शेप है, बलून की शेप है वो बनेगी स्फीयर, और स्फीयर का जो एरिया होता है, जब ये एरिया की बात करेगा तो आपको टोटल सरफेस एरिया लेना है, और स्फीयर का तो टोटल और कर्व दोनों ही बराबर होते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताना है विद रिस्पेक्ट टू आर, तो यानी डी ए बाई डी आर आपको फाइंड करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 8 पाई आर, तो ये आपके पास इसका रेट ऑफ चेंज आ गया, ठीक है। और साथ में इसकी यूनिट भी आपको मेंशन करनी है, एरिया की जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट होगी। अब यहाँ पर कुछ मीटर सेंटीमीटर यहाँ पर अभी नहीं है स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर यूनिट एरिया है, ठीक है, और जिसके रिस्पेक्ट में आप चेंज कर रहे हो उसकी यूनिट लिखनी है रेडियस, तो रेडियस आ जाएगा खाली यूनिट। अब यहां पर कह रहा है इफ आर इक्वल्स टू 2, इफ आर इक्वल्स टू 2 देन 2 सेंटीमीटर, देन रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ये कितना आ जाएगा 8 पाई इंटू में 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। इसको काटना मत, इसको ऐसे कैसे लिखा रहने देना। तो इस तरह से आपको रेट ऑफ चेंज फाइंड करना होगा। A cylindrical vessel of radius 0.5 meter is filled with oil at the rate of 0.25 pi meter cube। एक आपके पास सिलिंड्रिकल वेसल है जिसकी रेडियस 0.5 है, उसके अंदर आप ऑयल फिल कर रहे हो, किस रेट से, इस रेट से, इस रेट से ऑयल फिल कर रहे हो, मतलब आप ऑयल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 0.25 पाई मीटर क्यूब, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें दिया हुआ है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिख रहा है कि पर मिनट, तो यहां पर हम लिखेंगे dv बाई डी टी इज गिवन 0.25 पाई मीटर क्यूब पर मिनट।
और रेडियस आपको इसमें दे रखा है 0.5 है इसका, तो रेडियस में तो कुछ चेंज होगा नहीं, तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। तो फाइंड द रेट एट विच द सरफेस एरिया ऑफ द ऑयल इज राइजिंग, तो ऑयल का जो सरफेस एरिया है वो किस रेट से इंक्रीज होगा ये आपको बताना है। तो सरफेस एरिया का जब आप निकालोगे फार्मूला, उसके लिए आपको पहले इसको आपको यूज करना है। तो वॉल्यूम जो होता है इसका सिलेंडर का, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो अब इसका डेरिवेटिव करना आपको विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर जो आर होगा ना वो एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है आपको, क्योंकि आर तो फिक्स रहेगा, आप उसके अंदर ऑयल डालोगे आर तो बढ़ेगा नहीं, केवल उसकी हाइट बढ़ेगी। तो हाइट यहाँ पर वेरिएबल है। तो यानी जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये पाई आर स्क्वायर आपको एज इट इज रखना है, इसका डेरिवेटिव मत कर देना कि 2 को आप आगे ले आओ, ऐसा मत कर देना। डेरिवेटिव सिर्फ इसका होगा डी एच बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है 0.25 पाई, यहाँ पर आ जाएगा ये पाई आर स्क्वायर डी एच बाई डी टी। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, इसको उधर ले आएंगे, तो डी एच बाई डी टी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0.25 अपॉन में आर स्क्वायर। आर की वैल्यू इसने दे रखी है, आप पुट कर सकते हो। तो आर का स्क्वायर करेंगे तो 0.25 ही आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1 मीटर पर मिनट। तो फाइंड द रेट एट विच द सरफेस ऑफ द ऑयल इज राइजिंग, तो ऑयल सरफेस, ऑयल की जो सरफेस है वो किस रेट से राइज हो रही है, मतलब यही डी एच बाई डी टी हमें निकालना था, सरफेस एरिया नहीं निकालना, कि जो सरफेस है उसकी किस रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी धीरे धीरे वो सरफेस उसकी बढ़ेगी, तो आपको इसकी हाइट में क्या चेंज हो रहा है बस वो आपको निकालना है। ए बॉय ऑफ हाइट 1 मीटर इज वॉकिंग टूवर्ड्स ए लैम्प पोस्ट ऑफ हाइट 5 मीटर। एक बॉय है जिसकी हाइट है 1 मीटर और वो एक लैम्प पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है। एक बॉय है जिसकी हाइट है 1 मीटर, ठीक है, और वो एक लैम्प पोस्ट की तरफ बढ़ रहा है जिसकी हाइट है 5 मीटर एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी तरफ ऐसे 0.5 सेंटीमीटर की स्पीड से बढ़ रहा है। ठीक है, ये अगर मैं x ले लूँ तो ये जो इसमें जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है ये किस रेट से बढ़ रहा है, 0.5 dx बाई डी टी की वैल्यू हो गई 0.5 मीटर पर सेकेंड। अब कह रहे देन फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ द बॉय इज डिक्रीजिंग। अब बॉय की जो शेडो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है। जैसे यहाँ पर मान लो ये बॉय यहाँ पर खड़ा है, ये लैम्प पोस्ट है, तो यहाँ से रेज ऑफ लाइट आ रही है और इस तरह से यहाँ पर बॉयज की शेडो बना रही है, तो ये बॉय की शेडो है। अब जैसे जैसे ये इधर जाएगा, जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जाएगा, तो इसकी जो शेडो है वो कम होगी। जैसे जैसे हम सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जाते हैं तो शेडो की जो लेंथ है वो कम होती जाती है। तो ये वही पूछ रहा है कि अब जैसे जैसे ये इधर जा रहा है तो इसकी जो शेडो है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, मतलब आपको डी वाई बाई डी टी यहाँ से फाइंड करना है। अब यहाँ से उसके लिए आपको ये जो 1 और 5 है इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो ये 2 ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, जिसको आप कह सकते हो कि दोनों ये सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई। अब यहाँ से अगर आप रिलेशन बनाना चाहो, इसका सिमिलर क्यों है इसका रीजन आप देना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर ए प्रॉपर्टी से सिमिलर है। तो यहाँ से हम देखेंगे भाई बी सी और यहाँ से देखेंगे डी ई। बी सी और डी की रेशो, जब 2 ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड की रेशो बराबर होती है। तो अगर हमने बी सी और डी लिया यहाँ से, तो यहाँ से आप ले लो नीचे जो बेस है आपके पास ए सी, यहाँ से ए सी लेंगे छोटे वाले ट्राइंगल में, तो बड़े वाले ट्राइंगल में आएगा ए ई। अब इसमें आपके पास बी सी की वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू है 5, ए सी की वैल्यू है y और ए ई की वैल्यू है x प्लस वाई। तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 5y, या फिर आप कह सकते हो x इक्वल्स टू -4y। तो अब यहाँ से इसका डेरिवेटिव करो, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू -4 dy बाई डी टी। अब dx बाई डी टी की वैल्यू आपके पास थी 0.5 मीटर पर सेकेंड, तो आपको dy बाई डी टी निकालना है, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 0.5 अपॉन में -4। तो यहाँ से आप डेसिमल हटा देंगे तो 5 8 जा
40, ये आ जाएगा -1/8 मीटर पर सेकेंड। तो जैसे जैसे सोर्स ऑफ लाइट की तरफ जाएगा तो इसकी जो शेडो है वो इस रेट से डिक्रीज होती जाएगी। द वॉल्यूम ऑफ ए स्फेरिकल बलून इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 क्यूबिक मीटर पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। एक बलून है, उसका वॉल्यूम इस रेट से चेंज हो रहा है, इस रेट से चेंज हो रहा है। दैट मीन्स आपको ये दे दिया इसने dV/dt 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ये इसने आपको दिया। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ बलून, बलून क्या आता है, स्फेरिकल शेप में होता है, तो आप स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे V इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहां से आप इसका डेरिवेटिव करो तो dV/dt, ये 3 इधर आ जाएगा, 3 4 12/3 पाई आर स्क्वायर। अब r का भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, तो dr/dt, dV/dt की वैल्यू आपके पास 3 है। यहां से हमारे पास dr/dt की वैल्यू निकल गई, कितनी, 3/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये पूछ क्या रहा है हमसे, ये कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया व्हेन इट्स रेडियस इज 2। तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसमें किस रेट से चेंज हो रहा है ये आपको बता रहा है। तो यानी यहां पर हम डेरिवेटिव करेंगे dA/dt, इधर आ जाएगा 2 4 8 पाई आर, फिर आर का कर देंगे dr/dt। अब आपके पास देखो dr/dt की वैल्यू भी है, इसको यहां पर पुट कर दो, 3/4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई कैंसिल हो गया, एक आर कैंसिल हो गया, 4 से ये भी कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपके पास 6/r। अब इसने कहा कि r आपको दे रखा है 2, तो यानी इस पॉइंट पर dA/dt की वैल्यू बनेगी 6/2, यानी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक लैडर है, एक लैडर 13 मीटर इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल। एक लैडर को हमने एक वॉल के साथ में खड़ा किया हुआ है, तो आपके पास एक ये वॉल आ गई, ठीक है, और एक लैडर को हमने यहां पर खड़ा किया है। अब आगे कहता है द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। ये जो लैडर का बॉटम है, इसको अगर हम पुल करते हैं अपनी तरफ, ठीक है, अवे फ्रॉम द वॉल यानी इधर पुल करते हैं, तो अगर हम ये वाली साइड x एज्यूम करके चलें तो इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ x हो गया। जब हम इसको पुल करेंगे तो हम किस रेट से पुल कर रहे हैं, इसने दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, यानी ये dx/dt आ गया आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। आगे कहता है कि हाउ फास्ट इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। तो जब हम इसको ऐसे पुल करेंगे तो ये नेचुरल है कि भाई इसका जो टॉप है वो नीचे आएगा लेडर का। तो लेडर का टॉप किस रेट से नीचे आ रहा है ये आपको बताना है। इसको अगर मैं y कंसिडर कर लूँ तो ये किस रेट से नीचे आएगा ये आपको बताना है। अब ये लेडर आपके पास दे रखा था 5 मीटर, तो अगर x की वैल्यू कह रहा है कि 5 मीटर है, अभी जो लेडर का फुट है ये वॉल से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, दैट मीन्स अगर x की वैल्यू 5 है तो उस केस में y की वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो कि x² प्लस y² इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। x की वैल्यू 5 मीटर है, 5 मीटर, चलो 5 ही दे रखी है। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू अगर 5 है तो y की वैल्यू तो हो जाएगी 0। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है। लेडर, अच्छा लेडर 13 मीटर है, क्वेश्चन में गड़बड़ नहीं, मैंने गड़बड़ कर दी लिखने में। तो यहाँ पर ये 13 मीटर है, तो इसको आप यहाँ पर 13 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 169, और 5 के स्क्वायर को वहाँ ले जाके आप माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 144, यानी y की वैल्यू आएगी 12। प्लस माइनस आएगा वैसे तो, लेकिन माइनस हमें लेना ही नहीं है क्योंकि हाइट होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, तो y की वैल्यू 12 आ गई। यानी अब हमारे पास dx/dt भी है, हमारे पास x भी है, हमारे पास y भी है।
अब वापस इस इक्वेशन पे जाओ आप, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ से आप डेरिवेटिव करो, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x और dx बाई डी टी, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, वाई स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट तो इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0। 2 कॉमन निकाल सकते हो, अब जो जो वैल्यू आपके पास है इनको यहाँ पर पुट कर दो। तो आपके पास x की वैल्यू थी कितनी, x की वैल्यू थी 5, x की वैल्यू थी 5, तो dx बाई डी टी कितना था 2, और y की वैल्यू आई है 12, और dy बाई डी टी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ 5 2 10, 10 को उधर ले जाएंगे, -10 हो जाएगा, 12 आ जाएगा इसके नीचे, तो यह आ जाएगा -5/6, यानी जो हाइट ऑफ लेडर है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, -5/6। तो माइनस को आप हटा के डिक्रीजिंग वर्ड यूज कर देंगे, डिक्रीजिंग द हाइट एट द रेट ऑफ 5/6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें अब नेक्स्ट कंसेप्ट की, तो टेंजेंट एंड नॉर्मल। अभी टेंजेंट नॉर्मल की कंसेप्ट को करने के लिए आपको ये सारे फार्मूलाज एक बार अच्छे से पढ़ लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो आपने 11th में पढ़े थे, कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो अभी आप नहीं सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। जो कर्व होता है आपका, कोई भी कर्व होता है, उस कर्व में, जैसे ये कर्व है और एक लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर पास करती हुई जाती है तो इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो इस टेंजेंट का जब स्लोप निकालना होता है, तो वैसे तो हम स्लोप निकालने के लिए क्या तरीका यूज़ करते थे 11th में, स्लोप निकालने का फार्मूला हमारे पास होता था, या तो हम एंगल का यूज़ करते थे tan थीटा, पर ये टिग्नोमेट्री है तो ये हमारे काम का ज़्यादा नहीं है, तो दूसरा फार्मूला हम यूज़ करते थे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। एक और तरीका होता था स्लोप निकालने का, अगर आपको इस लाइन की इक्वेशन दी हुई है, तो लाइन की इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है तो स्लोप का फार्मूला होता था -a/b। तो ये तो स्ट्रेट लाइन से हम, या पॉइंट जब दे रखा होता था तो उससे स्लोप निकालते थे, लेकिन अगर हमें डेरिवेटिव का यूज करना हो तो स्लोप का फार्मूला होता है dy बाई डी एक्स, यानी जो कर्व आपको दे रखा है ना, ये कर्व, इसका डेरिवेटिव करना है। इस कर्व का डेरिवेटिव करोगे तो डेरिवेटिव करके जो आएगा आपके पास वो होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ नॉर्मल अगर आपको निकालना है तो क्या करना है, साइन चेंज कर देना है और इसको रेसिप्रोकल कर देना है, तो -dx/dy। अगर हम कहते हैं कि भाई टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब है कि उसमें टेंजेंट बनेगा नहीं, स्लोप बनेगा ही नहीं। स्लोप नहीं बनेगा, दैट मीन्स dy बाई डी एक्स 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर टेंजेंट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो उस केस में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, भाई dx बाई dy इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ जाएगी। अगर आपको इक्वेशन बनानी है, चाहे आप टेंजेंट की इक्वेशन बनाओ, चाहे आप नॉर्मल की इक्वेशन बनाओ, कहीं कहीं आपको लाइन की इक्वेशन की जरूरत भी पड़ेगी, तो उसमें फार्मूला रहता है हमारा y माइनस y1 स्लोप इंटू में x माइनस x1। सभी में ये फार्मूला यही रहता है, बस फर्क क्या आएगा, जब आप टेंजेंट का वो बनाओगे लाइन तो यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख देंगे, जब आप नॉर्मल की लाइन वो बना रहे हो इक्वेशन तो यहाँ स्लोप ऑफ नॉर्मल लिख देंगे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाने की जरूरत पड़ी तो वहाँ लिख देंगे स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, बस ये रहेगा, बाकी फार्मूला आपका सेम रहता है। अगर दो लाइन पैरेलल होती हैं, तो दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है, और अगर लाइन दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। अगर कोई दो कर्व आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उसमें आपको देखोगे इन दोनों का स्लोप हमेशा इक्वल आएगा, तभी वो दोनों आपस में एक दूसरे को टच करेंगे। अगर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया, जैसे कोई दो कर्व है, अगर उन दोनों कर्व को हमें चेक करना है कि वो कर्व ऑर्थोगोनल है या नहीं, तो ऑर्थोगोनल क्या होता है, अगर दोनों कर्व का जो टेंजेंट होता है अगर वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे तो हम उस कर्व को बोलते हैं कि कर्व ऑर्थोगोनल है। अब 90 डिग्री के लिए क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो अगर आप m1 इंटू m2 करते हो वो -1 आ जाता है, तो हम कहेंगे जो कर्व है वो ऑर्थोगोनल है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, अगर दो कर्व आपको दे रखे तो उनका एंगल निकालने का फार्मूला है tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 1 प्लस m1 इंटू में m2। फार्मूला आपको याद रख लेना है, MCQ वगैरह में फार्मूला पूछ सकते हैं, आपको ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन तो नहीं दिए होंगे लेकिन
एमसीक्यूज में फार्मूला तो पूछा जा सकता है, तो वो फार्मूला एटलीस्ट आपको पता हो। अब क्वेश्चन इसके देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, दोनों को स्लोप बताने, टेंजेंट का भी नॉर्मल का भी। कर्व आपको ये दे रखा है, तो ये जो कर्व आपको दिया हुआ है इसका आप डेरिवेटिव करें, ठीक है, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहां से जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो ये होता है dy बाई डी एक्स। यहाँ पर एक काम ऐसा करते हैं कि पहले हम इसकी dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो पॉइंट हमें दे रखा है उस पर निकाल लेते हैं, यानी x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो जाएगा 4 3 12 माइनस 1, यह आ जाएगा 11। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है ये होता है dy बाई डी एक्स, यानी हमारे पास आंसर आ गया 11, ठीक है। लेकिन जब स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछेगा तो यहां पर फार्मूला होता है माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, तो आपको इसको रेसिप्रोकल कर देना है और साइन भी चेंज कर देना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस विच इज पैरेलल टू द लाइन y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। आपको एक इक्वेशन बनानी है किसकी, टेंजेंट की, जो कि इस कर्व का टेंजेंट है। तो कर्व का टेंजेंट है मतलब हम इसकी हेल्प से इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 2x, इसका आ गया 3 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाली हमने, ये आ गई माइनस 2x अपॉन में 3, यानी जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये आ गया माइनस 2 अपॉन में 3x। अब ये कह रहा है इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, ये लाइन है y इक्वल्स टू 4x माइनस वाई, इक्वेशन ऑफ लाइन, ये y इक्वल्स टू 4x माइनस 5। अब ये इक्वेशन अगर आपको ध्यान हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एक पढ़ते थे आप कि y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो इसमें x के साथ जो होता है वो स्लोप होता है, तो यानी यहाँ x के साथ जो है इसका स्लोप है, तो लाइन का स्लोप कितना हो गया, स्लोप ऑफ लाइन, इसको हम m2 से डिनोट कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास 4, और स्लोप ऑफ टेंजेंट था जो हमारा m1 था, ये आ गया माइनस 2 अपॉन 3। अब ये कह रहा है कि जो टेंजेंट था वो इस लाइन के साथ पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होता है, दोनों के स्लोप आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसका स्लोप माइनस 2 अपॉन 3x आया, इसका स्लोप 4 आया, मतलब ये दोनों आपस में होंगे बराबर। यहां से हम इसको कैंसिल कर लेते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी -6। अगर x की वैल्यू -6 है तो y की निकालो, तो y की वैल्यू आप कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, ठीक है, यहां से नहीं निकालना, कर्व से निकालना है, हमेशा ध्यान रखना। लेकिन यहां पर आपको y अलग से नहीं दे रखा, तो हम इक्वेशन के अंदर ही पुट कर देते हैं, x की जगह -6 3y -3, तो ये आ गया यहाँ से 36 माइनस 3 33 को उधर ले जाएंगे, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास -11। अब हमारे पास x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी है और टेंजेंट का स्लोप भी है, तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनानी है। तो फार्मूला क्या रहेगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर हमें बनानी है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनाते हैं। यहाँ स्पेस थोड़ा सा कम है तो हम अगले पेज पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इसके लिए फार्मूला क्या आएगा हमारे पास, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू x माइनस x1। अब देखो y माइनस y1 क्या होगा, जो पॉइंट आपने निकाला है, पॉइंट आपने क्या निकाला, -11 और ये है -6, तो यहाँ पर आ जाएगा, ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 11 हो जाएगा। स्लोप अभी पुट करते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू x1 की वैल्यू 6 है, -6 है, तो यहाँ पर भी ये +6 हो गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो हमारे पास ये था और ये स्लोप इसके बराबर ही है, तो बराबर ही है तो मतलब x की वैल्यू अगर आप यहाँ पर डालोगे भी 6, तो सॉल्व करके आनी तो यही है, तो आप डायरेक्टली लिख दो। अगर ये बराबर नहीं होता, कुछ और होता, तो फिर यहाँ पर x की वैल्यू आप जो निकाली आपने -6 वो यहाँ पर पुट करो, उससे आपको स्लोप मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल तो हमें ज़रूरत है नहीं, तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं 4, इसको मल्टीप्लाई करो,
4x प्लस 24। तो इस सब को उधर ले जाओगे तो आ जाएगा 4x माइनस वाई, और 11 को भी उधर ले जाओ तो आ जाएगा 13। ये आपके पास इसकी इक्वेशन बन गई। ठीक है जी, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर ये कहता है कि प्रूव करना है आपको, ये आपको एक कर्व की इक्वेशन दे रखी है। टच द स्ट्रेट लाइन दिस फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एट द पॉइंट ए बी। यानी ये कह रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये कर्व और ये लाइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मतलब सीधा आपको ये निकालना है कि इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप आपस में इक्वल है। तो स्लोप निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव करो। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे, n आएगा आगे और एक पावर आप इसकी कम कर दोगे, ये हो गया। फिर x अपॉन ए का भी करना है, पूरा चेन रूल लगाना है। x अपॉन ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन ए, प्लस ये n इधर आएगा आगे, y अपॉन बी की पावर n माइनस 1। अब y अपॉन बी का डेरिवेटिव करोगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और अपॉन में भी एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से n दोनों में आ रहा है, कॉमन निकाल दो। तो और ये वाली टर्म को आप ले जाओ उस साइड, तो आपके पास बचा यहाँ से y अपॉन बी की पावर n माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स। ये जो b नीचे आ रहा है इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ 1 अपॉन बी। ये वाली जो टर्म है ये रहेगी राइट में, तो आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन ए की पावर n माइनस 1 इंटू 1 बाय ए। अब यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आपको निकालना है, तो इन सब चीज़ों को उधर लेके जाना है। तो हम उधर ले जाने से पहले ही क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं, ताकि यहाँ पर थोड़ा सा भी लिखने में ज़रा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है वो आपका आसान हो जाए। तो एट ए बी, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर ए डालो, जहाँ वाई है वहाँ पर बी डालो। तो वाई की जगह यहाँ पर बी पुट करेंगे, तो ये तो बी है ही। इधर एक्स की जगह ए पुट करेंगे, अब देखो ये हमारा 1 हो जाएगा ये कटने के बाद, 1 की पावर कितनी भी करो 1 ही रहेगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो सीधा बस इसको इधर ले जाओ, तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका माइनस बी अपॉन ए, यानी इसका जो स्लोप है ये बन गया आपके पास माइनस बी अपॉन ए। अब उसके बाद जो ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लो कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, जैसे लाइन की इक्वेशन ये है, तो इसका एलसीएम लिया हमने, ए बी एलसीएम हो गया। इधर आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू 2। इसको आप इधर ले जाओ, इसको इधर लाएंगे तो लाइन की इक्वेशन आपकी बन गई है। तो अब यहां से अगर आप स्लोप निकालते हो, उसका स्लोप ऑफ लाइन, इसको रख देते हैं हम m2। तो इसमें जो फार्मूला बताया था आपको माइनस ए अपॉन बी, ए होता है जो x का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर वो b है, माइनस बी अपॉन, यहाँ पर b की वैल्यू a है, तो ये इसका स्लोप आ गया। अब इसका स्लोप देख रहे हो माइनस बी अपॉन ए है, उसका स्लोप भी माइनस बी अपॉन ए है। जब दोनों का स्लोप आपस में इक्वल होता है तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच करेंगे, देयरफॉर बोथ टचेस ईच अदर एट ए बी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट में। अब यहाँ कह रहा है कि ये कर्व है हमारे पास और एक ये कर्व है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। इफ 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो ऑर्थोगोनली कट करने का मतलब है कि दोनों के स्लोप का अगर आप प्रोडक्ट निकालोगे तो वो -1 आएगा। यही हमने कंसेप्ट में पढ़ा। तो यहाँ पर पहले इसका स्लोप निकालने से पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पॉइंट भी नहीं है, एक्स वाई की वैल्यू भी नहीं है, तो इन दोनों कर्व्स को सॉल्व करके पहले एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई स्क्वायर है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू के। तो वाई क्यूब की वैल्यू के बराबर हो गई, यानी वाई की वैल्यू बन गई के की पावर 1/3। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करो, तो यहाँ से आपके पास x आ जाएगा y की जगह k की पावर 1/3, और इसका करना है स्क्वायर, मीन्स k की पावर 2/3। यानी इस पॉइंट पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। अब हमें बस ये चेक करना है कि इस पॉइंट पर इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है नहीं आ रहा। अगर ये आ गया तो इसका मतलब ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं।
तो अब यहाँ से आप स्लोप निकालो, पहले इस इक्वेशन को यूज़ करो। यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव 1, वाई स्क्वायर का आ गया 2y dy बाई डी एक्स। तो यानी dy बाई डी एक्स की वैल्यू बनी 1 में 2y। और y की जगह आप ये पुट करो, y की जगह k की पावर 1/3। तो ये हमारे पास इसका स्लोप आ गया, यानी m1 की वैल्यू आ गई 1/2 k की पावर 1/3। अब दूसरी इक्वेशन को यूज़ करो, यहाँ से हम डेरिवेटिव करते हैं। तो x y ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में होगा तो इसमें आपको लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। तो x का डेरिवेटिव 1, y एज इट इज़, x एज इट इज़, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। k कॉन्स्टेंट है, इस y को आप उधर लेके जाओगे, x को नीचे लाओगे, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन गई -y/x। तो यहाँ से अब y की वैल्यू आप पुट करोगे, y की वैल्यू है k की पावर 1/3 और ये k की पावर 2/3। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -k की पावर 1/3। तो यानी यहाँ से अगर हम स्लोप निकालते हैं m2, तो ये आपके पास ये आ गया। अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना है। तो मल्टीप्लाई करके देखा आपने, m1 इंटू में m2, m1 की वैल्यू आपके पास थी ये 1/2 k की पावर 1/3, और m2 की वैल्यू हमारे पास ये -1 k की पावर 1/3। तो यहाँ पर दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -1/2 k की पावर ऐड हो जाएगी 2/3। अब इस 2/3 को आप ऐसे लिख सकते हो कि k की पावर k का स्क्वायर और उसकी पावर 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको 2/3 को। अब k स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी 1/8, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। अब 1/8 का क्यूब रूट करोगे तो ये आएगा आपके पास 1/2, इससे ये कैंसिल, ये आ गया -1। अगर ये -1 आ गया दैट मीन्स ये दोनों कर्व आपस में एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता लगाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ डेरिवेटिव का यूज़ करना है, ग्राफ वगैरह तो बनाने नहीं है, तो हमें डेरिवेटिव का यूज़ करना है। अगर आपको f' की वैल्यू आप निकालते हो और अगर ये ग्रेटर देन 0 आए तो हम बोलते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर f' की वैल्यू निकालते हो और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए तो फंक्शन बोलेंगे हम इंक्रीजिंग है। ऐसे अगर आप f' निकालते हो लेस देन 0 आए तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और अगर f' की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 आए तो फंक्शन बोलेंगे कि डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर किसी पर्टिकुलर इंटरवल में ऐसा आता है कि एक पॉइंट पर f' ग्रेटर देन 0 आ रहा है और लेस देन 0 भी आ रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंटरवल है, दो वैल्यू हमने उठाई, तो उन दोनों वैल्यू पे चेक करेंगे, एक पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, एक पर लेस देन 0 आ रहा है, तो हम बोलेंगे फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। तो ये दोनों काम हो रहे हैं तो हम बोलेंगे भैया ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। तो कोई भी फंक्शन, हम मोनोटोनिक फंक्शन उसी को बोलते हैं, फंक्शन या तो आपका डिक्रीज कर रहा हो या इंक्रीज कर रहा हो तो उसको हम बोलते हैं कि फंक्शन मोनोटोनिक है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो जो फंक्शन हमें दिया हुआ है उसका हम कर लेते हैं, देखो डेरिवेटिव। आपको जो फंक्शन दिया हुआ है f(x) दिया हुआ है, ये कह रहा है x की पावर 4/4 माइनस 2x³ प्लस 11/2 x स्क्वायर माइनस 6x, ये फंक्शन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव कर लेना है। जब हम डेरिवेटिव करेंगे इसका तो हमारे पास क्या आया, अरे भाई ये क्या बन गया, अच्छा पेन दूसरा ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर जो फंक्शन है ये बन गया आपके पास x की पावर 4/4 माइनस 2x³ प्लस 11/2 x स्क्वायर माइनस 6x। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास आ गया भाई 4x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 11 यानी 22/2 x माइनस 6। अब यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल करके लिखें तो ये x³ आ गया
-6x² प्लस 11x -6। ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया डेरिवेटिव करने के बाद। अब जो इसके क्रिटिकल पॉइंट हम निकालते हैं जहाँ पर फंक्शन टर्न करता है, जैसे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कर रहा है कर रहा है, कहीं पर जाके वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा तो मुड़ेगा, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को पुट करते हैं 0। तो हमने ये जो फंक्शन है इसको 0 पुट किया। अब आपको इसके फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो जब इक्वेशन क्यूबिक होगी तो आपको एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ेगा। अगर पहले दो में कुछ कॉमन निकलता है और अगले दो में भी सेम चीज़ कॉमन निकल जाती है तो हम कॉमन निकाल के कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। अगर मैं यहाँ से x² कॉमन निकालूंगा तो यहाँ बचेगा x -6, और यहाँ पर अगर कॉमन निकालेंगे 1 तो अंदर बचेगा 11x -6। तो जो अंदर वाला ब्रैकेट वाला पार्ट है ना वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसमें आपको हिट एंड ट्रायल यूज़ करना पड़ेगा। तो हिट एंड ट्रायल अगर यूज़ करेंगे तो हम देखेंगे अगर हम x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो उस केस में क्या हो रहा है, ये 1 हो जाएगा, ये 6, ये 11 -6, तो वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो x -1 इसका एक फैक्टर हो गया। तो एक फैक्टर तो आपने पता लगा लिया, अब बाकी के दो फैक्टर और चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो आप x -1 से इस पूरे फंक्शन को डिवाइड करो जैसे अलजेब्रिक डिवीजन करते हैं, या फिर आप इसमें वैदिक मेथड का तरीका भी यूज़ कर सकते हो। जो वैल्यू आपने पुट करी है उससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या करना है, जिसको डिवाइड करना होता है उसके कोफिशिएंट लिखो। जैसे x³ का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ पर लिखो 1, इसका कोफिशिएंट है -6, इसका कोफिशिएंट है 11, फिर से -6। यहाँ पर ऐसे एक लाइन डाल दो, एक लाइन ऐसे डाल दो, और यहाँ पर वो नंबर लिखो जिससे आपने यहाँ पर पुट किया था। आपने पुट किया था x = 1, -1 नहीं लिखना, -1 तो फैक्टर बन गया, x की वैल्यू 1 है। तो इस वैल्यू से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये वाला जो भी नंबर है ना, ये जैसा है ऐसा कैसे यहाँ पर लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 × 1 ये आ गया, तो -6 + 1 ये हो जाएगा -5। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो, -5, इनको सॉल्व करेंगे, 6 आ गया, 6 × 1 6, -6 + 6 आ गया 0। तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है ये रिमाइंडर होती है। अब यहाँ पर जो आपके पास x की पावर कितनी थी, 3 थी, तो जब आप इसका क्वोशंट निकालोगे तो x की पावर 1 कम करके स्टार्ट करो, तो ये बन गया x² -5x + 6। तो आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप नॉर्मली जैसे डिवाइड करते हैं अलजेब्रिक डिवीजन वैसे भी कर सकते हो। तो fx क्या बनेगा आपका, एक फैक्टर तो ये आ गया था हमारा, एक फैक्टर वो आया है, इसके और फैक्टर करो, एक x -2 आ जाएगा और एक x -3 आ जाएगा। ये हमारे 3 फैक्टर आ गए। अब इसको हम 0 के बराबर लेके चल रहे थे, तो यहाँ से हमारे पास f डैश x की हमारे पास वैल्यू आ गई क्या, एक तो 1 आ गई, एक 2 आ गई और एक 3 आ गई। तो हमने क्या करा, नंबर लाइन पर इन तीनों पॉइंट को प्लॉट किया। ये -∞ है, ये +∞ है, नंबर एक 1 आया है, एक 2 आया है और एक 3 आया है। उसके बाद हमें चेक करना होता है कि किस इंटरवल में वैल्यू पॉजिटिव है, किस में नेगेटिव है। तो अगर आपने वीडियोस देखे हैं मेरे, तो उसमें मैंने आपको शॉर्टकट एक बताया हुआ है, वेवी कर्व मेथड। तो वो शॉर्टकट आप यूज़ करो। यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखो, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पॉजिटिव से स्टार्ट करना है होता है सबसे राइट वाले को, तो पॉजिटिव। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटली साइन चेंज करना है, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो मेथड अगर आपको अच्छे से आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप एक्सरसाइज ML की जो एक्सरसाइज 6.3 है उसके वीडियोस देख लेना, उसमें डिटेल में हमने वेवी कर्व मेथड डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ से जहाँ जहाँ पॉजिटिव होता है वहाँ पर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। तो fx इज, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग बोल रहा है, डिक्रीजिंग, जैसे बोल रहा है वैसे लिखना है, fx इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीज कहाँ कहाँ, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, ठीक है, 1 2 2 और यूनियन 3 to ∞। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जैसे आपको बुक के अंदर शायद आंसर ऐसे ही दे रखे हैं ओपन इंटरवल में, लेकिन अगर फंक्शन यहाँ पर इंक्रीजिंग होता है तो आपको यहाँ पर जहाँ जहाँ जो वैल्यू है इन्फिनिटी को छोड़कर यहाँ पर क्लोज इंटरवल आपको रखना चाहिए। ठीक है, अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ करेगा तो ओपन इंटरवल रखना है,
लेकिन कई जगह क्या करते हैं, इंक्रीजिंग में भी ओपन इंटरवल ही लिख देते हैं। तो आप एग्जाम में अगर आपके पास इंक्रीजिंग आता है तो आप क्लोज इंटरवल लगाना, और अगर ओपन इंटरवल दे रखा होगा तो यहाँ पर लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। तो अब डिक्रीज कहाँ कहाँ कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी से वन, इन्फिनिटी की तरफ तो हमेशा ओपन ही रहेगा, ठीक है, वन यूनियन टू टू थ्री। तो ये आपका इंटरवल बना। द कॉस्ट फंक्शन ऑफ ए कॉमोडिटी इज गिवन इज दिस, ये कॉस्ट फंक्शन आपको दिया हुआ है। कह रहा है कि प्रूव दैट मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स एज द आउटपुट एक्स इंक्रीजेस। ये कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होगी वो लगातार मतलब गिरेगी, मतलब डिक्रीज करेगी एज आउटपुट एक्स इंक्रीजेस, जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू बढ़ाएंगे। मतलब हमें ये प्रूव करना है कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूव करना है। अब उसके लिए पहले आपके पास मार्जिनल कॉस्ट तो होनी चाहिए। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट होता है डेरिवेटिव ऑफ कॉस्ट। तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन ये है, इसका डेरिवेटिव करेंगे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर जब आप डेरिवेटिव करोगे ना तो पूरे में तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, और जब आप इस वाले पार्ट का डेरिवेटिव करने जाओगे तो वहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल। तो 2x का डेरिवेटिव करेंगे, 2 आ गया, और ये एज इट इज रहेगा x प्लस 3 x प्लस 2, ठीक है। फिर प्लस का साइन, 2x एज इट इज रहेगा। अब आपको डेरिवेटिव करना है इसका। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर लगेगा कोशेंट रूल। तो x प्लस 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू में x प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 एज इट इज, और x प्लस 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 2 का हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये 2 आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको बाहर ही निकाल दो। यहाँ रह गया x प्लस 3 x प्लस 2 प्लस एक्स इंटू, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। इधर से ये कैंसिल, तो ये -1 बनेगा, -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस एक्स। इसको और थोड़ा भी इकट्ठा कर लो, x प्लस 2 का स्क्वायर करो, यहाँ पर एलसीएम में ही आ जाएगा। तो एक इस तो कैंसिल हो जाएगा, एक इससे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ आ जाएगा माइनस एक्स। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 माइनस एक्स। तो ये बन गया आपके पास, देखो एक्स स्क्वायर, 2 और 3 5, 5 माइनस 1 4x प्लस 6। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, तो एक काम यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि ये देखो ये तो अभी मार्जिनल कॉस्ट ही निकल रहा है। अभी जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बना नहीं है, हमें ये बताना था कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज कर रहा है, मतलब यहाँ पर डिक्रीज करने को पूछा है। तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजिंग हमें बताना, यानी हमें मार्जिनल कॉस्ट का डेरिवेटिव करना है। अगर हम इसको यहीं पर ऐसे रखते हैं तो डेरिवेटिव करने में आपको अभी और दिक्कत आएगी। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या होगा, ये फॉर्मेट कुछ ऐसा बन जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो ये फॉर्मेट अपने आप आपको ऐसी जगह ले जाएगा कि जो टर्म आपकी नीचे बनी है ना x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसी टर्म आप ऊपर भी बना पाओगे। कैसे बनाएंगे, 2 तो बाहर ही रखेंगे, ऊपर जो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिखा है, 6 को लिख देते हैं ऐसे 4 प्लस 2। अब अगर आप देखो कि इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर बनेगा, 2ab करेंगे 4x बनेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बनेगा। मतलब जो पहली 3 टर्म है इनको आप ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 का होल स्क्वायर। जो डिनोमिनेटर में है वही टर्म आपकी ऊपर न्यूमिनेटर में बन जाएगी, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बन जाएगी। अब आप इसको सेपरेट कर देना,
तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब मार्जिनल फंक्शन हमारा क्या बना, मार्जिनल कॉस्ट, ये आ गया 2, यहाँ पर आ गया 1 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमें चेक करना है कि ये डिक्रीजिंग कर रहा है, तो इसके लिए डेरिवेटिव कर देते हैं इसका। तो डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा, 1 का 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे, या तो आप क्वोशिएंट रूल करो, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो करते हो तो आप इसको डायरेक्टली कर ही दोगे। तो ये बनेगा -4 अपॉन एक्स प्लस 2 का होल क्यूब। इस तरह से आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो जिसको नहीं आता तो ज़्यादा परेशान मत हो, तो आप बेटर है कि इसमें क्वोशिएंट रूल लगा दो, जिसको आता है अच्छी बात है। तो यहाँ पर ये बनेगा आपके पास -8, -8 का मतलब है ये आ रहा है लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब है कि फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूसली। ठीक है। उसके बाद जो कंसेप्ट है हमारे पास, ये आता है मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से बन सकता है। ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई मतलब कर्व है, ये हमारे पास एक कर्व है, ये कर्व बना दिया हमने एक, ठीक है। तो इसमें कई सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है, उसके बाद फिर नीचे आ रहा है। जैसे जैसे आप ये देखो, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इधर 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 और इधर, ठीक है, इधर, और मैं एक और ले लेता हूँ, इधर। तो ये सारे पॉइंट ऐसे हैं जहां पर एक मैक्सिमम वैल्यू के बाद फंक्शन फिर नीचे आ रहा है। तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पर जो वैल्यू निकलती है उसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहां पर फंक्शन एक नेगेटिव वैल्यू ले रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज होने के बाद फिर वो ऊपर जा रहा है, जैसे ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर फंक्शन एक मिनिमम वैल्यू ले रहा है, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। तो इन वैल्यूज को बोलते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू, और जिस पॉइंट पर ये वैल्यू आती है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब यहाँ पर इनमें से जो सबसे मिनिमम वैल्यू है, जैसे ये वाली, इसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। और जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, इसमें सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आ रही है, ये आएगी आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। तो हमेशा जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक ही निकलेगी, ठीक है, मैक्सिमा और मिनिमा एक ही निकलेगी, लेकिन लोकल वैल्यू जो है एक से ज़्यादा हो सकती है। अभी वैल्यू आपको निकालनी कैसे है, तो पहले हम बात कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू आप कैसे निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आप डेरिवेटिव निकालेंगे, और डेरिवेटिव को 0 पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में किया था, सेम वही क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्योंकि ये जो पॉइंट होते हैं ना जहाँ पर ग्राफ आपका टर्न कर रहा है, ये सभी पॉइंट जो है इनको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो इनको निकालने के लिए डेरिवेटिव को 0 किया जाता है। अब जो आपने वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करके निकाला, उस वैल्यूज पर आपको एफ को इवेल्युएट करना है। ठीक है, ये स्टेप तो रिपीट हो गया। ठीक, तो आपने जो एफ डेक्स 0 पुट करके वैल्यू निकाली है ना, उस वैल्यू को आपको एफ में रखना है, और एफ में रखने के बाद उसको इवेल्युएट करना है। अब वहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएंगी, उनमें से एफ ए और एफ बी, मतलब अगर 2 पॉइंट हमारे पास आ रहे हैं ए और बी, तो उन दोनों पर वैल्यू निकालनी है। 2 से ज़्यादा पॉइंट है तो उस पर वैल्यू निकालनी है। उनमें से जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी आएगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो प्रोसेस बहुत आसान है, क्वेश्चन से एक आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर कह रहा है कि एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी निकालनी है, तो ये फंक्शन है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3/2x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 1, और आपको यहाँ पर एक इंटरवल भी दे रखा होगा, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू देगा तो आपको इंटरवल भी दिया होगा। तो आपने डेरिवेटिव किया, ये आ गया 3x स्क्वायर माइनस
ये 2 इधर लाएंगे, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 3x ही बचेगा -18। यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल दो, इसके फैक्टर करेंगे तो एक फैक्टर x -3 है, दूसरा फैक्टर x + 2 है। इसको पुट करते हैं 0, तो x की वैल्यू एक तो आपको 3 मिल जाएगी और दूसरी वैल्यू -2 मिलेगी। तो इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है और जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पर दे रखी हैं क्लोज इंटरवल में, इन दोनों वैल्यूज़ को लेना है। इनसे आपको चेक करना है कि फंक्शन पर वैल्यू क्या आ रही है। तो फंक्शन क्या मतलब f(x) देखना है आपको, तो आपको f3 फाइंड करना है, आपको f-2 फाइंड करना है, आपको f-4 फाइंड करना है और आपको f6 फाइंड करना है। इन चारों में से जो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम बन जाएगी और जो सबसे छोटी आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम बनेगी। तो 3 यहाँ पर पुट करते हैं, देखो 3 का क्यूब हो गया -3/2 इंटू 3 का स्क्वायर -18 इंटू 3 + 1, तो 3 का क्यूब हो गया 27, ये आ जाएगा 27/2, तो 27/2 मतलब 13.5 और 18 3 जा 54 + 1, तो 27 में से 27 माइनस करोगे -27 हो गया, फिर ये +1 करोगे यानी -26 हो गया। अब -26 को इसमें आप ऐड करोगे तो ये कितना बनेगा, 6 और 3 9, 2 और 1 3, -39.5। एक ये वैल्यू आ गई। f-2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो -2 का क्यूब, यहाँ -2 का स्क्वायर, 18 इंटू -2 + 1, तो -2 का क्यूब करेंगे आ रहा है -8। यहाँ पर देखो 4 आएगा, 4 3 जा 12, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे आ जाएगा 6, 18 2 जा 36 + 1, तो अब यहाँ पर 8 + 6 14 हो गया, 36 + 1 37 हो गया, तो 37 में से 14 माइनस करना है तो कितना आ जाएगा, 7 में से 4 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 23। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको पुट करना -4, -4 पे भी तो निकालना है अभी। तो -4 का क्यूब करेंगे -64, इधर से देखो आएगा 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दो आ जाएगा 8, 8 3 जा 24 + 72 + 1, 72 में से 64 माइनस करोगे तो बचेगा 8, तो 8 ये हो गया, 1 ये हो गया 9, तो -24 में से 9 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा -15। उसके बाद फिर आपके पास 6, तो 6 की पावर 3, 3/2, 6 की पावर 2, 18 इंटू में 6 + 1, तो 6 का क्यूब करेंगे आ जाएगा 216, इधर से आएगा 36 को 2 से डिवाइड करोगे 18, 18 3 जा 54, 18 6 जा 108 + 1, तो ये बन गया आपके पास 217 - 8 4 12, 5 और 1 6 और 1, इसमें से इसको माइनस करोगे तो 7 - 2 5, 11 - 6 5 और बस, तो ये आ गया आपके पास 55। तो यहाँ पर आप देखो सबसे जो बड़ी वैल्यू है आपकी वो आ रही है 55, तो ये बनेगी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और सबसे छोटी वैल्यू आ रही है ये, तो ये बनेगी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो इस तरह से आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज निकालनी है। यहाँ पर कह रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पर आपको कोई इंटरवल नहीं दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली इसको ऑब्जर्व करके भी निकाल सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर है कि mod x, अब mod x आपको पता है कि इसके अंदर आप पॉजिटिव वैल्यू डालो नेगेटिव वैल्यू डालो, ये तो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो जो mod x की वैल्यू है ये हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रहेगी। ठीक है, अगर इसमें मैं 3 को ऐड कर दूं तो यहां पर भी 3 ऐड करेंगे, तो ये बन गया आपका fx। तो fx की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आएगी। तो इसका मतलब है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो तो हमें पता है कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है, लेकिन
इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, देयर इज़ नो मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि 3 से बड़ी वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली बता सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो ये दिया हुआ आपको 9x² प्लस 12x प्लस में 2। ऐसे क्वेश्चन में आपको इसको ना कंप्लीट स्क्वायरिंग करना होता है। तो स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे तो फिर आप इजीली वैल्यू इसकी बता दोगे। उसके लिए आप इन दोनों को देखो, यहाँ पर 9 है तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको कुछ वैल्यू लिखनी है ताकि इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करके 12 आ जाए। तो आप देखोगे यहाँ से 2 3 जा 6 और 6 इंटू में 2 12। तो ऐसे आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पर आपको क्या वैल्यू लेनी चाहिए। अब जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे उसका स्क्वायर आपको माइनस करना है बैलेंस करने के लिए, और ये वाला जो 2 है इसको यहाँ पर लिखना है। ये तरीका होता है इसका बैलेंसिंग का। तो अब यहाँ पर आ गया आपके पास 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ये आएगा -4, ये +2, तो यहाँ बना -2। यानी ये जो फंक्शन है इसको हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे इसलिए लिखा तो ये स्क्वायर में आ गया। तो अब हमें ये पता है कि 3x प्लस 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 ही रहेगी। ठीक है, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रहेगी। अब इसमें अगर मैं -2 कर दूं तो यहाँ भी 0 -2 आ गया, तो ये तो आ जाएगा आपका fx, यहाँ आ जाएगा -2। अब जो वैल्यू है आपकी वो -2 से बड़ी हो सकती है। अब -2 से बड़ी होने का मतलब है कि इसकी मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगी, माइनस, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नहीं निकलेगी, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो लोकल वैल्यूज़ है वो वाले क्वेश्चन करते हैं कि लोकल वैल्यूज़ आपको कैसे निकालनी है। तो इसमें हम दो तरह के टेस्ट यूज़ करते हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। आप प्रेफर करना हमेशा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ना करके आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करो, क्योंकि वो कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान होता है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है कि अगर आपको डिटेल में ज़्यादा और समझना है ना, तो इसकी जो एक्सरसाइज की वीडियो है उनको आप देखना ध्यान से, और डिटेल में ज़्यादा मैंने उसमें बताया हुआ है। यहाँ पर आप इतना समझो कि अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे चेक करते हो तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको एफ डैश एक्स को 0 पुट करना है, एक्स की आपको वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की जो भी वैल्यू निकलेगी उसमें हम कुछ माइनस करेंगे, कुछ हम प्लस करेंगे। अब माइनस करने पर अगर आप माइनस करते हैं और उस पर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है, या अगर हम वैल्यू को बढ़ाते हैं तो एफ डैश एक्स की वैल्यू बढ़ जाती है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है, वैल्यू हमने कम करी, एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आ गई। वैल्यू हमने बढ़ाई, थोड़ी सी वैल्यू बढ़ानी है जो भी हमारा क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और ऐसा करने पर वैल्यू अब की ग्रेटर देन 0 हो जाती है, तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ये चीज़ यहाँ पर ये कह रहा है। ठीक है, एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी। लेफ्ट नेबरहुड ऑफ सी मतलब सी में आपने वैल्यू थोड़ी सी कम करी। ठीक है, एंड इंक्रीजिंग इन द राइट नेबरहुड ऑफ सी, और आपने वैल्यू को थोड़ा सा अगर बढ़ाया तो वैल्यू आपकी बढ़ रही है। एफ डैश एक्स चेंज इट साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक्स एक्स इंक्रीजेज, यानी जैसे आपने एक्स बढ़ाया तो उसका जो साइन है उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। तो आल्सो एफ सी इज ए लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो ये सारी कहानी का जो मतलब है वो यही जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे अगर हम मैक्सिमा चेक करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, जैसे मान लो 1 आया, तो 1 में से आपने वैल्यू थोड़ी सी कम करी 0.9, तो वैल्यू आपने कम करी तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जब आप उससे निकालोगे तो वो आएगी ग्रेटर देन 0। वैल्यू कम करी, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे 1.1 समथिंग लेकर, तो आपका एफ डैश एक्स आएगा लेस देन 0। जब ये रिवर्स प्रोसेस होता है तो वो होता है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक है, अगर साइन चेंज ही ना हो कि आपने वैल्यू बढ़ाई तो भी वो लेस देन 0 है, और आपने वैल्यू जब घटाई तो भी लेस देन 0 है, तो उस केस में होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जब साइन चेंज ना हो। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल रहता है, इसलिए बेटर होगी आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट परफॉर्म करो, और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी से सारे सॉल्व हो जाएंगे। जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल होता है वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब आपको सेकंड डेरिवेटिव करना पड़े और वो थोड़ा सा क्रिटिकल आए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आए, तो वहाँ पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इतने ज़्यादा क्रिटिकल आते नहीं है। फिर भी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अगर समझना है अच्छे से, तो इसका जो प्रॉपर वीडियो है वो आप देखेंगे तो उसमें आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है इसको हम क्वेश्चन से ही करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
देखिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो ये आपके पास एफ एक्स है, तो आपने डेरिवेटिव किया इसका 4x³ 24x² प्लस 22x माइनस 24। यहाँ से देखो आप 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो 2x³ माइनस 12x² प्लस 11x माइनस 12। अब यहाँ पर भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो आपको जो पहला फैक्टर है वो हिट एंड ट्रायल मेथड से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो क्या वैल्यू पुट करने से जीरो हो रहा है, 1 पुट करने से तो जीरो हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ 11 आएगा, 13 हो गया और ये माइनस 24 हो गया। तो इसका मतलब 1 से जीरो नहीं आ रहा, तो आप इसमें 2 पुट करके देखो। तो ये आएगा 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 8 2 16, यहाँ आएगा 4 12 4 48, ये 22 माइनस 12। अब देखो यहाँ पर आ रहा है क्या, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आएगा आपके पास 38, इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये तो बन रहा है आपका 60। तो 2 से भी नहीं आ रहा, हमने कुछ गलत तो नहीं करा, नॉर्मली 1 और 2 से आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर हमने डेरिवेटिव भी गलत कर दिया। तो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा एंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू। तो इसके लिए सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के लिए पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव ही करना पड़ेगा आपको। 4x³ 24x² प्लस 44x माइनस 24। अब देखो 4 सभी में से कॉमन निकल रहा है, निकाल दो। x³ 6 11 और माइनस 4 6 24। तो ये हमने पीछे जो किया था ना, ये वही क्वेश्चन बन गया। फैक्टर इसके वैसे ही बनेंगे, आप हिडन ट्रायल मेथड लगाओगे तो पीछे हमने किया था सेम था मेरे ख्याल। तो वहाँ पर बस 2 कॉमन निकल रहा था, यहाँ 4 निकल रहा है। तो इसके फैक्टर एक तो x माइनस 1 आएगा, एक x माइनस 2 आएगा, एक x माइनस 3 आएगा। वही मेथड हम लगा देंगे। अब यहाँ से पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपको एक तो 1 मिलेगी, एक 2 मिलेगी और एक 3 मिलेगी, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हमें इंटरवल नहीं बनाना। अब ये जो वैल्यूज आए हैं, इन वैल्यूज को सेकंड डेरिवेटिव में डालकर चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव डालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पर इसका करो आप, सेकंड डेरिवेटिव इसका मत करना, इसमें तो आपको रूल लगाना पड़ जाएगा, इसका करना। तो 4x³ की जगह आ जाएगा 3x² माइनस 12x प्लस 11। अब इसमें आप पहले x की जगह 1 डालो, तो ये आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 12 प्लस 11। तो 11 और 3 14, 14 माइनस 12 करेंगे 2, 2 4 जा 8, तो 8 आ रहा है ग्रेटर देन 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव में वैल्यू डालने के बाद ग्रेटर देन 0 आए तो वो पॉइंट होता है लोकल मिनिमा का, उल्टा होता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आएगा तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और इससे फिर आप लोकल मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, इस 1 को fx में डालना है, fx इसमें डालना है। तो लोकल मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 1 पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, -8 प्लस 22 माइनस 24 प्लस 1। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 8 -7 हो गया, इधर से -2 हो गया, तो -7 -2 -9 प्लस 1 यानी -8 आ गई इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू। अब देखो नेक्स्ट वैल्यू लेते हैं हम, सेकंड डेरिवेटिव में 2 डालते हैं, तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 4, इसमें 2 डालेंगे तो यहाँ तो देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ा 12 माइनस 12 2 ज़ा 24 प्लस 11। तो इधर आ गया 12 और 11 23 माइनस 24 -1 यानी आ जाएगा -4। तो लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब हो गया कि x की वैल्यू जो 2 आई है ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगी। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू।
अब ये निकालने के लिए जो वैल्यू आपने पुट करी थी टू, टू पुट करना है कहाँ पर आपको, एफ एक्स में। तो ये 2 की पावर 4 -8 इंटू में 2 की पावर 3 प्लस 22 इंटू में 2 का स्क्वायर -24 इंटू में 2 प्लस 1। इसकी जो वैल्यू आएगी वो -7 आएगी। ठीक है, ये आपके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू आएगी। अब तीसरा पॉइंट रह गया 3, उसको भी चेक करेंगे। तो उसको आप सेकंड डेरिवेटिव में डालो। तो सेकंड डेरिवेटिव आ गया 4, और यहाँ पर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, 4 यहाँ पर आया 27 माइनस 12 3 36 प्लस 11। तो ये कितना बनेगा देखो, 27 और 11 38 हो गया। 38 माइनस 36 2 2 4 8। तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव का मतलब है कि x इक्वल्स टू 3 इस पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो अब इस पॉइंट पर लोकल मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो जो आपका एफ एक्स है इसमें पुट कर देंगे 3 की पावर 4 -8 इंटू 3 की पावर 3 प्लस 22 इंटू 3 का स्क्वायर -24 इंटू 3 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी -8 आ रही है। ज़रूर नहीं कि ये -8 यहाँ पर निकली है तो यहाँ भी -8 ही निकले, डिफरेंट वैल्यू भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ कह रहा है कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ फंक्शन इफ एनी। अगर कोई वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू है तो ये पूछ रहा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन में पूछता है तो मतलब यही होता है। तो एफ डैश एक्स निकालो पहले। तो ये आ गया 3x² -6x प्लस 3, ये आ गया। यहाँ से 3 आप कॉमन निकाल दो तो रहेगा x² -2x प्लस 1। अब यहाँ पर अगर आप फैक्टर निकालोगे, 1 के फैक्टर करो जिससे आपके पास -2 आ जाए, यानी ये बनेगा आपके पास x -1 का स्क्वायर बन जाएगा सीधा। अब इसको पुट करेंगे 0, तो यहां से हमारे पास x की एक वैल्यू आ जाएगी 1। अब इसको सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं, उसमें चेक करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका बनेगा, यहाँ से कर लो 3, ये हो जाएगा 2x -2। आपने इसको 1 को यहाँ पर पुट किया तो आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू में 1 -2, मतलब ये आ जाएगा 0। अगर सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पुट करने पर 0 हो जाता है फिर आपको थर्ड डेरिवेटिव पे जाना है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है। तो या तो आप इसको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करो, या फिर इसी में कंटिन्यू करो कि आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल लो। थर्ड डेरिवेटिव इसका बनेगा 3 इंटू में यहाँ पर 2, तो थर्ड डेरिवेटिव आ रहा है आपका 6। ये अगर नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि x इक्वल्स टू 1 इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इस वैल्यू पर ना तो मिनिमम ना मैक्सिमम, दोनों में से कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है। और आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसी से निकल जाएंगे। अगर फिर भी मान लो आपको लगता है कि भाई ये भी 0 आ रहा है तो फिर आप फर्स्ट डेरिवेटिव से ही जाना पड़ेगा, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपके सभी क्वेश्चन मैं कहूँगा कि इन्हीं दोनों टेस्ट से निकल जाएंगे। अब जो क्वेश्चन आता है ना मैक्सिमम मिनिमा से, वो सीधी सीधी वैल्यू निकालने वाला कम ही आता है, वो तो कंसेप्ट वाइज हमने डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में यहाँ पर सबसे पहले में कह रहा है कि द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ ए कंपनी प्लान टू इंक्लूड 180 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ एक्चुअल प्रिंटेड मैटर इन ईच पेज ऑफ ए बुक अंडर प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन मैनेजर है, वो प्लान करता है कि जो बुक का जो पेज होता है उसका प्रिंटेड मैटर, उसका एरिया रहेगा 180 स्क्वायर सेंटीमीटर। ईच पेज शुड हैव ए 2.5 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द टॉप एंड बॉटम। ऊपर और नीचे जो मार्जिन है वो होगा आपके पास 2.5 एंड 2 सेंटीमीटर वाइड मार्जिन अलोंग द साइड्स। साइड्स में जो मार्जिन होगा वो होगा 2 सेंटीमीटर का। तो व्हाट आर द मोस्ट इकोनॉमिकल डायमेंशन ऑफ ईच प्रिंटेड पेज। तो जो प्रिंटेड पेज होगा उस मोस्ट इकोनॉमिकल कब होगा, तो सीधी सी बात से मोस्ट इकोनॉमिकल तब होगा जब उसका एरिया कम होगा। तो हम क्या करते हैं, इसने आपको दिया हुआ है
कि ये आप इसका प्रिंटेड एरिया है, ठीक है, ये प्रिंटेड एरिया है, यहाँ पर कुछ छपाई हो रखी है, ये मान लेते हैं कि ये x है और ये y है। तो प्रिंटेड एरिया इसने आपको दिया हुआ है, तो इसको आपको एज्यूम वहाँ पर लिखना है, स्टेटमेंट में दिखाना है कि लेट द विड्थ ऑफ लेंथ ऑफ पेज इज दिस x एंड विड्थ ऑफ पेज इज y। तो अब इसको स्टेटमेंट में ज़रूर लिखना है। तो हमारे पास इसने कहा कि भाई जो इसका एरिया है वो 180 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप x या y किसी एक की वैल्यू निकाल सकोगे, आगे क्वेश्चन में देखेंगे उसी के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है कि जो पेज है, ये तो प्रिंटेड वाला पार्ट है, ठीक है, पेज जो है आपके पास ये पेज है हमारे पास, बाहरी जो बाउंड्री है, ये कह रहा है कि जो इसका टॉप है यहाँ पर 2.5 का मार्जिन है, यहाँ भी 2.5 का मार्जिन है, जो साइड है इसकी ये 2 सेंटीमीटर का मार्जिन है। तो जो पेज होगा उस पेज की लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ पेज ये हो जाएगा x प्लस 2 सेंटीमीटर इधर ऐड कर देंगे, 2 सेंटीमीटर उधर ऐड कर देंगे, यानी x प्लस 4। और विड्थ ऑफ पेज ये कितनी हो जाएगी, y प्लस 2.5 ऊपर है, 2.5 नीचे है, मतलब 5 ऐड कर देंगे, ये आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होगी। अब हम मान के चलते हैं कि भाई a इस पूरे पेज का एरिया है, तो a हमारे पास एक एरिया है। अब ये आपको बताना है कि ये मिनिमम कब होगा, क्योंकि जब एरिया मिनिमम होगा तो प्रिंटेड कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। अब ये निकालने के लिए आपको इस इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, या तो आप x में कन्वर्ट करो या y में कन्वर्ट करो, दोनों में लेके नहीं चलना। तो उसके लिए आपको रिलेशन दिया होता है, ठीक है, ये रिलेशन उसी के लिए दिया होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 180 अपॉन एक्स। तो इसको हम ऐसे रखते हैं, y की जगह कर देते हैं 180 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये 180 हो जाएगा, 5x हो गया, 720 अपॉन एक्स प्लस 20। इसका करो आप डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अगर आपने इसको y में कन्वर्ट किया होता तो विद रिस्पेक्ट टू y करना है। तो 180 का तो 0 हो जाएगा, 5x का 5 आ जाएगा, इसका आ जाएगा -720 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम 0 पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। तो 5 - 720 अपॉन एक्स स्क्वायर को पुट किया हमने 0, तो इसको हम इस साइड लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 5 इक्वल्स टू 720 अपॉन एक्स स्क्वायर। 5 से इसको काट दो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 144 आ गई, यानी एक्स की वैल्यू हम कहें तो यहाँ से -12 और +12 दो वैल्यू निकलेंगी। -12 आप लिख देना, एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि जो लेंथ ऑफ पेज है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती। अब इस वैल्यू पर देखना है कि जो प्रिंटेड एरिया है आपका, जो पेज का एरिया है, वो मिनिमम आ रहा है नहीं आ रहा है। तो उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल दो। सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, किसका करें, इसका करो, नहीं ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव ये आया था, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का तो 0 हो जाएगा, इसमें ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसका मैंने डायरेक्ट तरीका बताया हुआ आप लोगों को, यहाँ पर साइन चेंज करना है, ये जो पावर होती है ऊपर मल्टीप्लाई कर देनी है और नीचे एक पावर बढ़ा देनी है, ठीक है, या फिर आप क्वोशिएंट रूल यूज़ करो। अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर आप 12 पुट करते हो तो सेकंड डेरिवेटिव आपका आएगा 1440 अपॉन 12 का क्यूब। इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता चल गया कि ये पॉजिटिव आएगा, तो ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब एरिया हो जाएगा इसका मिनिमम। एरिया ऑफ पेज इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 12, ठीक है। अब y की वैल्यू भी निकाल लो, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन x, यानी 15 हो गया। अब इसने पूछा हमसे लेंथ ऑफ पेज, तो पेज की जो लेंथ है, प्रिंटेड की नहीं पूछा, ये लेंथ ऑफ पेज पूछ रहा है। तो लेंथ ऑफ पेज क्या है हमारे पास, लेंथ ऑफ पेज है हमारे पास x प्लस 4, यानी 12 + 4,
16 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ पेज ये हमारे पास y प्लस वाई मतलब 15 प्लस 5, तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आपको जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है वो इस तरीके से हमें करने हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। ये कह रहा है कि एक वायर है 40 मीटर लेंथ है, उसको हमने दो पीसेस में काटना है। वन ऑफ द पीस इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, एक पीस को हमने बेंड करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, एंड अदर इनटू ए सर्कल, और दूसरे पीस को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट किया। तो हमारे पास टोटल जो वायर है 40 मीटर की है। हमने एक पार्ट को काट लिया x, दूसरे पार्ट को काट लिया 40 माइनस एक्स। इसको हमने बेंड करके बना दिया एक स्क्वायर, और दूसरे को बेंड करके हमने बना दिया एक सर्कल। What should be the length of the two pieces so that the combined area of the square and the circle is minimum? अब आपको ये बताना है कि भाई कितना कितना हिस्सा आपने काटना है ताकि जो स्क्वायर और सर्कल का कंबाइंड एरिया है वो मिनिमम आ जाए। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास x आया है इसी को हमने बेंड किया, बेंड करके हमने ये बनाया। तो अगर मैं इसकी साइड ले लेता हूँ a, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो x के बराबर ही होगा, क्योंकि जो मेरे पास जैसे मान लो ये वायर है, इसको मैं बेंड कर रहा हूँ, इसको तो तोड़ूंगा नहीं, वही पेन है, ठीक है। इसको मैं अगर बेंड करता हूँ, बेंड करके जो टोटल लेंथ है वो तो इतनी रहनी है ना, कैसे भी बेंड कर लूँ, तो टोटल लेंथ तो x ही रहनी है। तो ये जो हमने चारों साइड यहाँ पर ये दी रखी है, यानी इसका पेरीमीटर ये किसके बराबर हो गया, x के बराबर हो गया। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू मिल जाएगी x/4। ऐसे यहाँ पर जो सर्कल का पेरीमीटर है या सर्कमफेरेंस आप कह सकते हो, वो बराबर होगी 40 माइनस एक्स के। तो 2 पाई आर इक्वल्स टू 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल देंगे 40 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। अब दोनों का जो कंबाइंड एरिया है उसको डिनोट कर लेते हैं हम a से। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। अब आपके पास a की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x है, पाई r की वैल्यू भी इन टर्म ऑफ x है। तो a स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन 16, और यहाँ पर ये पाई, r का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर करके लिख दो 4 पाई स्क्वायर। इससे एक ये कैंसिल। अब आपके पास ये फंक्शन बन गया, इसका आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आ जाएगा 2x अपॉन 16 प्लस ये 2 आगे आएगा 40 माइनस एक्स, 4 पाई एज इट इज़ रहेगा, और उसके अलावा अंदर जो 40 माइनस एक्स है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल कर देना, यहाँ से ये कैंसिल कर दो, तो ये बन गया आपके पास x/8 माइनस 40 माइनस एक्स अपॉन में 2 पाई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए इसको 0 पुट करेंगे, इसको उधर लेके जाओ, टू से कैंसिल किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा पाई एक्स, इधर से आ जाएगा 160 माइनस 4x। इस 4x को इधर ले आओगे और कॉमन निकाल देंगे, आ जाएगा पाई प्लस में 4x इक्वल्स टू 160, यानी x की वैल्यू मिली हमें 160 अपॉन में पाई प्लस 4। अब इस पर आपको चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो d2a और dx स्क्वायर। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था, x/8 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/8 आएगा। यहाँ से ये जो -40 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स का करोगे तो -1 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 1/2 पाई। अब इसमें x की जगह तो कहीं है नहीं रखने की, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 160 अपॉन में पाई प्लस 4। तो इसने पूछा है कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, जो दोनों पार्ट आपने काटे ना इसमें वायर के, दोनों की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ पार्ट 1 इक्वल्स टू 160 अपॉन पाई प्लस 4 सेंटीमीटर, यूनिट भी जरूर लिखनी है, एंड लेंथ ऑफ अदर पार्ट ये आ जाएगा आपके पास 40 माइनस 160 अपॉन पाई प्लस 4। तो एलसीएम लेंगे पाई प्लस 4, तो 40 पाई माइनस वो प्लस 160 माइनस 160,
ये कैंसिल, तो आ जाएगा 40 पाई अपॉन में पाई प्लस 4। ठीक है, ये दूसरी लेंथ आ जाएगी। दोनों का अगर आप टोटल करके देखोगे, इन दोनों का अगर आप टोटल करके देखोगे तो आपके पास टोटल कितना बनना चाहिए, 40 बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि एक टूर ऑपरेटर चार्जेस ₹136 पर पैसेंजर फॉर 100 पैसेंजर विद ए डिस्काउंट ऑफ ₹4 फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100। एक टूर ऑपरेटर है, वो कहता है कि भाई अगर आपके पास आप मतलब 100 पैसेंजर लेकर आते हो तो मैं ₹136 पर पैसेंजर चार्ज करूँगा, लेकिन अगर आप 100 से ज़्यादा पैसेंजर लाते हो तो आपको मैं डिस्काउंट भी दूंगा। डिस्काउंट कितना देगा, ₹4 का डिस्काउंट देगा फॉर ईच 10 पैसेंजर इन एक्सेस ऑफ 100, यानी जो 100 से ज़्यादा होंगे, जितना भी 100 से ज़्यादा होगा उन 10 पैसेंजर पर मैं ₹4 का डिस्काउंट दूंगा, यानी एक पैसेंजर पर एक तरह से 0.4 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। तो आपके पास कितने पैसेंजर होने चाहिए ताकि जो टूर ऑपरेटर को एक मैक्सिमम रेवेन्यू मिल सके। तो हमने मान लिया कि जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर है वो है x। ठीक है, लेट टोटल पैसेंजर्स बी x, और ये x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 100 है, मतलब 100 से ज़्यादा गेस्ट है। तो जो रेवेन्यू है उसका कितना बनेगा, देखो पहले डिस्काउंट समझो कि डिस्काउंट कितना बन रहा है। तो डिस्काउंट कह रहा है कि वो जो 100 से ज़्यादा पैसेंजर है उन पर डिस्काउंट मिलेगा, पहली बात। तो डिस्काउंट के लिए हमें x माइनस 100 करना पड़ेगा। जैसे मान लो 120 पैसेंजर है तो 120 माइनस 100 मतलब 20 पैसेंजर के हिसाब से डिस्काउंट मिलेगा। डिस्काउंट कितना मिल रहा है, ₹4 का डिस्काउंट मिल रहा है फॉर ईच 10 पैसेंजर। तो ये डिस्काउंट हो गया, ठीक है, लेकिन डिस्काउंट तो सभी को मिलना है ना। तो टोटल डिस्काउंट कितना बनेगा, टोटल डिस्काउंट बनेगा आपका इनटू में टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर। तो यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे, टू से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से इसको करोगे आ जाएगा 2x, और बाहर एक x है, स्क्वायर हो जाएगा माइनस 200x, और ये 5 आपके पास नीचे रहेगा। ये आपके पास टोटल इसका डिस्काउंट बना। तो अब इसका टोटल रेवेन्यू निकालो, तो रेवेन्यू कितना होगा, उसने कहा भी मैं ₹136 पर पैसेंजर चार्ज करूंगा, तो टोटल वो इतना चार्ज करेगा। उसमें से उसने कहा कि भाई इतना मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, 2x स्क्वायर माइनस 200x अपॉन में 5। तो ये आपका फंक्शन है। ठीक है, अब ये आपको बताना है कि ये मैक्सिमम कब आएगा। तो उसके लिए आप इसका डेरिवेटिव करो, 136 माइनस इसका आ जाएगा -4x, इसका आ जाएगा -200 अपॉन में 5। इसको पुट करो 0, तो 136 माइनस 4x माइनस 200 अपॉन 5 को 0 पुट करेंगे, तो इसको आप उधर ले जाओ, पाँच से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 30, 5 से 15 3 18, 5 और 1 6, 200 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 8 और 8। तो x की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगी 220। अब इसने पैसेंजर पे चेक करते हैं कि उसको रेवेन्यू मैक्सिमम मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव था हमारा ये, इसका तो 0 हो जाएगा, इसका करेंगे -4x का करेंगे -4 आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, नीचे 5 तो रहेगा ही, तो लेकिन नेगेटिव आ रहा है ये। तो x की वैल्यू अगर 220 है तो ये नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है कि रेवेन्यू मैक्सिमम होगा एट x इक्वल्स टू 220। ठीक है, कितना रेवेन्यू मैक्सिमम होगा, कितना रेवेन्यू ये तो नहीं पूछा, डिटरमाइन द नंबर ऑफ पैसेंजर दैट विल मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ मनी द टूर ऑपरेटर रिसीव। बस आपको यही बताना है कि 220 पर ये मैक्सिमम होगा, यानी नंबर ऑफ पैसेंजर 220 होंगे। यहां पर कहता है कि विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल, एक विंडो रेक्टेंगल की फॉर्म में है। तो एक विंडो हमारे पास इस फॉर्म में है, सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कुलर ओपनिंग, इसके ऊपर एक सेमी सर्कुलर ओपनिंग है, ऐसे डिजाइन बना हुआ है। द टोटल पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज 10, इसका टोटल पेरीमीटर है 10,
फाइंड द डायमेंशन ऑफ द विंडो टू एडमिट मैक्सिमम लाइट थ्रू द होल ओपनिंग। तो अगर हम इसको पूरा खोलते हैं तो मैक्सिमम लाइट इसमें से कितनी आएगी? तो मैक्सिमम लाइट तो उतनी आएगी जितना इसका एरिया होगा। तो हमें ये देखना है कि इसका एरिया मैक्सिमम कब है। तो उसके लिए डायमेंशन निकालने के लिए इसको हम ले लें, ये तो सेमी सर्कल की ये आर है, तो ये आर होगी, तो ये टोटल मिलाकर 2r हो गया। इसको हम ले लेते हैं x। ठीक है, ऐसे डायमेंशन ले लेते हैं। अब इसने बोला कि पेरीमीटर ऑफ विंडो 10 है, पेरीमीटर ऑफ विंडो ये आपको दे रखी है 10 मीटर। तो पेरीमीटर का मतलब होता है जो उसकी आउटर बाउंड्री है उसकी लेंथ। अब ऐसे मत कर देना कि भाई पेरीमीटर में इसका और इसका दोनों का पेरीमीटर ऐड कर दो। पेरीमीटर में आपके पास ये साइड आएगी, ये साइड आएगी, ये साइड आएगी और ये कर्व आएगा, ये नहीं आएगी, ये आउटर लेंथ लेनी है। तो ये 2r होगी, ये x और x मिलाकर 2x हो गई, तो 2r प्लस 2x प्लस ये हो गया सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है पाई r। अब आप यहां से इस 2r और पाई r को उधर ले जाओ, यहां रह जाएगा 2x 10 माइनस 2r माइनस पाई r। तो x की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से 10 माइनस 2r माइनस पाई r अपॉन में 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो 5 माइनस r माइनस पाई बाई 2r। अब हमें यहाँ पर देखना है कि भाई मैक्सिमम एरिया हमारा कब होगा। तो एरिया निकालने के लिए रेक्टेंगल और सेमी सर्कल दोनों का एरिया आपको ऐड कर देना है। तो ये एरिया आ गया आपके पास लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है हमारे पास 2r, ब्रेड्थ है हमारे पास x, तो 2r इंटू में x प्लस सेमी सर्कल का एरिया हो जाएगा 1/2 पाई r स्क्वायर। अब यहां पर x की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर दो, 2r और इंटू में 5 माइनस r माइनस पाई अपॉन 2r प्लस 1/2 पाई r स्क्वायर। पहले इसकी ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पर दो टर्म है r पाई r स्क्वायर में, एक ये भी है और एक ये भी है। यहाँ -1 है, ये +1/2 है, तो इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लो। 10r माइनस 2r स्क्वायर, ये हो जाएगा -1/2 पाई r स्क्वायर। -1 में से हाफ करेंगे तो -1/2 बचेगा। अब इसका आप डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू r, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 4r माइनस ये 2 आगे आएगा, इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा पाई r। इसको आप पुट कर दो 0। इन दोनों को उस साइड ले जाते हैं और r कॉमन भी निकाल देते हैं, तो हो जाएगा 4 प्लस पाई इंटू में r मीन्स r की वैल्यू बनेगी 10/4 प्लस पाई। ठीक है, अब आप इस वैल्यू पर चेक करो कि ये एरिया मैक्सिमम आ रहा है या नहीं आ रहा है। उसके लिए सेकंड डेरिवेटिव देखो, तो सेकंड डेरिवेटिव करेंगे हम इसका, 10 का तो 0 हो जाएगा, -4r का -4, इसका आ जाएगा माइनस पाई। तो -4 माइनस पाई मतलब वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। नेगेटिव का मतलब हो गया कि जो एरिया है ये आ रहा है मैक्सिमम। ठीक है, किस वैल्यू पर? एट r इक्वल्स टू 10/4 प्लस पाई। अब आपके पास r तो ये निकल गया 4 प्लस पाई। अब इसकी हेल्प से आप x और निकाल लो, क्योंकि डायमेंशन हमें बतानी है विंडो की। तो x की वैल्यू हमारे पास ये थी। ठीक है, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 माइनस r की जगह आप ये पुट कर देंगे 10/4 प्लस पाई। यहाँ पर है पाई अपॉन 2r, मतलब पाई अपॉन 2 इंटू में 10/4 प्लस पाई। इससे आप इसको कैंसिल कर दो। अब डिनोमिनेटर में 4 प्लस पाई है, तो एलसीएम में 4 प्लस पाई आ जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 5 4 जा 20, 5 पाई माइनस 10 माइनस 5 पाई। तो 5 पाई से 5 पाई कैंसिल, ये आ जाएगा 10/4 प्लस पाई। तो इसकी वैल्यू भी 10/4 प्लस पाई आ रही है। तो लेंथ ऑफ विंडो कितनी हो गई? लेंथ ऑफ विंडो है 2r, तो 2 इंटू में 10/4 प्लस पाई
यानी आ जाएगा 20/4 प्लस पाई। और विड्थ तो विंडो कितनी हो जाएगी, ये विड्थ तो विंडो है x, तो x की वैल्यू आई है 10/4 प्लस पाई। और क्या है, मीटर है तो मीटर लिख देना, यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो यूनिट के भी नंबर कट जाते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट आपके पास कंसेप्ट है, यहाँ पर आ जाता है हमारे पास कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शन। देखिए कॉस्ट फंक्शन हमेशा दो कॉस्ट से मिलकर बनता है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो भी आप काम कर रहे हो उसमें जो आपको फिक्स कॉस्ट लगानी है, ठीक है। जैसे आपने कोई एम्प्लॉय रखा हुआ है सैलरी पे, तो सैलरी आपको देनी है, आप कुछ काम करो या ना करो। वेरिएबल कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करती है, आप काम ज़्यादा करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगी, काम कम करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगी। तो इन दोनों को मिलाकर आपकी टोटल कॉस्ट फंक्शन बनता है, और टोटल कॉस्ट फंक्शन को आप सी से या सी एक्स से डिनोट कर सकते हैं। अगर हमें इसकी एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो सिंपली क्या करना है, जो कॉस्ट फंक्शन है उसको आप डिवाइड कर देंगे एक्स से, एक्स मतलब नंबर ऑफ यूनिट से। तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसको अगर आप एक्स से डिवाइड करोगे तो उससे मिलेगी आपको एवरेज कॉस्ट। डिमांड फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दो तरीके होते हैं, ठीक है। रेवेन्यू फंक्शन जब आपको निकालना है तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि आपने कितना रेवेन्यू निकाला, जनरेट किया मार्केट से, तो आप जितना सेल करोगे और जितना प्राइस होगा उसका, उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो x को अगर आप p से मल्टीप्लाई कर देते हो, x का मतलब नंबर ऑफ क्वांटिटी, p का मतलब है प्राइस ऑफ ईच यूनिट, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगी तो उससे बनेगा आपके पास रेवेन्यू। अगर एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो सिंपली वही रेवेन्यू को आप r से डिवाइड कर दो और x से डिवाइड कर दो। तो इसको अगर आप x से डिवाइड करोगे तो देखो x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा p। तो इसका मतलब ये हो गया जो एवरेज रेवेन्यू है और प्राइस पर यूनिट है वो हमेशा एक जैसा रहता है। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन के लिए आपको जितना आपने रेवेन्यू मार्केट से जनरेट किया उसमें से कॉस्ट को माइनस करो, वो आपका प्रॉफिट फंक्शन आ जाएगा। ब्रेक इवन एनालिसिस या ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर आपका प्रॉफिट नो लॉस, जहां पर आप उस सिचुएशन पर आ जाओ कि नो प्रॉफिट नो लॉस, जितना पैसा आपने लगाया था बिजनेस में उतना पैसा आपका रिकवर हो जाए, तो वो सिचुएशन होती है ब्रेक इवन पॉइंट। या आप ये भी कह सकते हो कि वहां पर प्रॉफिट निल है, प्रॉफिट जीरो है, जो आपने बस कमाया था, जो आपने लगाया था बस वो आपने कमा लिया है, अभी प्रॉफिट में नहीं पहुंचे हो, तो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। फिर हम इसकी मार्जिनल वैल्यूज निकालेंगे। जब भी आपको मार्जिनल वैल्यू निकालनी है, मार्जिनल वैल्यू का मतलब होता है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट। अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट, अब रेवेन्यू निकाल रहे हो तो अप्रोक्सीमेट रेवेन्यू ऑफ वन एडिशनल यूनिट। तो जब भी आप मार्जिनल वैल्यू निकालेंगे तो आपको सिर्फ डेरिवेटिव कर देना है, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं, यानी रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं एक तरीके से हम। तो अगर आपको मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है तो कॉस्ट का आपको डेरिवेटिव कर देना है, ठीक है। अगर आपको मार्जिनल एवरेज कॉस्ट निकालनी है तो आपको एवरेज कॉस्ट का डेरिवेटिव कर देना है, यानी जो भी मार्जिनल के आगे वर्ड लग रहा है ना उसका डेरिवेटिव कर देना है। अब हमारे पास एक रिलेशनशिप बनता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट के बीच में, तो वो रिलेशनशिप ये होता है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट इक्वल्स टू एवरेज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। ये क्वेश्चन, ये फार्मूला आपसे लास्ट जो एग्जाम हुआ था ना, फार्मूला ही पूछा गया था एमसीक्यू में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू भी अगर आप रेवेन्यू को डेरिवेटिव करोगे तो मार्जिनल रेवेन्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है इसका। तो क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्या कहता है कि कंपनी प्रोड्यूसेस ए सर्टेन कमोडिटी विद ₹24,000 फिक्स कॉस्ट, 24,000 फिक्स कॉस्ट है। The variable cost is estimated to be 25% of the total revenue received on selling the product at the rate of 8 per unit। जो रेवेन्यू फंक्शन इसका बनेगा 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से, उसका 25% इसकी वेरिएबल कॉस्ट है। तो हमें यहाँ पर कॉस्ट फंक्शन बताना है, रेवेन्यू बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट और प्रॉफिट फंक्शन। तो हम क्या करते हैं, आपको जो फिक्स कॉस्ट है वो तो दे ही रखी है इसने, कितनी, 24,000। अब वेरिएबल कॉस्ट के लिए पहले रेवेन्यू फंक्शन बनाना पड़ेगा। रेवेन्यू फंक्शन कितना है, ₹8 पर यूनिट के हिसाब से, अगर हम नंबर ऑफ यूनिट x कंसिडर कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 8x। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या बनेगी, इसका 25%, 8x का 25%, यानी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 2x। तो जो कॉस्ट फंक्शन पहले पार्ट में हमसे पूछा है वो आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट है 24,000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट होगी 2x। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि रेवेन्यू फंक्शन बताओ, ये तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके, बस यहाँ पर आपको लिख देना है 2x। फिर कह रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं एट ब्रेक इवन पॉइंट, तो रेवेन्यू
इज इक्वल्स टू कॉस्ट। तो आपके पास 25% ये आया था, तो यहाँ से 2x आ गया हमारे पास। तो 2x से 2x तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करा हमने, वेरिएबल कॉस्ट इज एस्टिमेटेड टू बी 25% ऑफ द टोटल रेवेन्यू 8 पर यूनिट। 8x का 25% हमने निकाला, तो ये हो गया आपके पास 2x। कमा लिया। सेकंड पार्ट में आपसे पूछ रहा है रेवेन्यू फंक्शन, तो निकाल तो हम पहले ही चुके हैं, उसको यहाँ पर लिख देना है। रेवेन्यू फंक्शन है हमारा 8x। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कि भाई ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये हमें पता है कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है, जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस पर जो रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो रेवेन्यू 8x है, कॉस्ट है आपके पास 2x प्लस 24,000। इसको इधर लाएंगे 6x आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4,000। तो x की वैल्यू 4,000 आ गई। अब कह रहा है कि प्रॉफिट फंक्शन। तो प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट होता है आपके पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। तो रेवेन्यू है हमारे पास 8x और कॉस्ट है हमारे पास, कॉस्ट है 24,000 प्लस 2x। तो 8 माइनस 2 6x माइनस 24,000, ये बनेगा आपके पास इसका प्रॉफिट फंक्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है कि टॉय मैन्युफैक्चरिंग फर्म असेसेस इट्स वेरिएबल कॉस्ट टू बी x टाइम द सम ऑफ 30 एंड x। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या है, वेरिएबल कॉस्ट कह रहा है कि x टाइम्स ऑफ 30 एंड x के सम के बराबर है, where x is the number of toy produced, also the cost incurred on storage is 1500। जो स्टोरेज पे कॉस्ट लगती है तो ये तो फिक्स कॉस्ट हो गई। अब कह रहा फाइंड द टोटल कॉस्ट फंक्शन। टोटल कॉस्ट फंक्शन मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर दो, यानी 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1500, ये टोटल कॉस्ट आएगी। अब कहता है कि एंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी बतानी है। तो मार्जिनल कॉस्ट होता है कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 30, इसका करेंगे आ जाएगा 2x एट x इक्वल्स टू 20। अब इसने कहा कि भाई x की वैल्यू अगर 20 है तो मार्जिनल कॉस्ट बताओ। तो 30 प्लस 2 इंटू में 20 आ जाएगा 40 प्लस 30, यानी आ जाएगा आंसर 70। तो मार्जिनल कॉस्ट इसकी बनेगी 70। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द प्राइस पर यूनिट ऑफ ए कमोडिटी प्रोड्यूस बाय ए कंपनी इज गिवन बाय दिस। ये प्राइस है एंड x इज द क्वांटिटी डिमांडेड। x आपके पास नंबर ऑफ यूनिट है। फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन r। तो रेवेन्यू आपके पास आ गया सीधा जो p इंटू एक्स होता है। तो p की वैल्यू आपको दे रखी है 30 माइनस 2x इंटू में x, तो यानी 30x माइनस 2x स्क्वायर, ये बन गया रेवेन्यू। अब कह रहा है कि व्हेन 5 कमोडिटी आर इन डिमांड, मतलब एट x इक्वल्स टू 5, तो रेवेन्यू कितना आ जाएगा 30 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 5 का स्क्वायर। 30 इंटू 5 आ गया 150, 25 टू जा 50, यानी आ जाएगा आपके पास 100। The average cost function associated with producing marketing x unit of term is given by this। ये आपको दिया हुआ है एवरेज कॉस्ट। आपसे पूछ रहा है कि टोटल कॉस्ट फंक्शन एंड द मार्जिनल कॉस्ट। तो जब एवरेज कॉस्ट दी होती है तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए एवरेज कॉस्ट का फार्मूला होता है कॉस्ट फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स। अब तो हमें एक्स ये निकालना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
यानी कॉस्ट फंक्शन अगर आपको निकालना है तो आपको x को एवरेज कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x² माइनस 11x प्लस 50, ये तो आ गया टोटल कॉस्ट फंक्शन। कह रहा है मार्जिनल कॉस्ट भी बताइए, तो मार्जिनल कॉस्ट इसका डेरिवेटिव होता है, तो इसका डेरिवेटिव कर देंगे, आ जाएगा 4x माइनस 11। अब कह रहा था रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट x फॉर विच एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, कि एवरेज कॉस्ट कहाँ पर इंक्रीज कर रही है ये आपको बताना है। तो हमें जो क्वेश्चन है ना हमारा वो ये है एवरेज कॉस्ट, ये नहीं है। एवरेज कॉस्ट हमें बताना है कि ये कहाँ इंक्रीजिंग है। तो जब आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे तो आपको एवरेज कॉस्ट को फॉलो करना है। अगर ये पूछता है कि भाई मार्जिनल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग तो फिर हम ये ले लेते, अगर ये पूछता कॉस्ट इंक्रीजिंग तो फिर हम ये लेते। तो इसका आप डेरिवेटिव करो, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता करने के लिए पहले डेरिवेटिव करते हैं। अब ये क्वेश्चन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट पे चला गया, तो यहाँ से आ जाएगा 2, इधर से आ जाएगा -50/x²। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसको पुट करेंगे 0, ये इधर चला जाएगा, तो x² की वैल्यू 25 आ जाएगी, यानी x की वैल्यू +5 आएगी, और -5 तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी क्योंकि नंबर ऑफ क्वांटिटी माइनस में नहीं होती। तो यानी जो इंटरवल है आपका, इंटरवल बनेगा 0 से, क्योंकि आप प्रोडक्शन में नेगेटिव साइड नहीं जा सकते। तो इंटरवल 0 से स्टार्ट करना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी। अब इसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट निकाला है 5, तो अब 0 से 5 या 5 से इन्फिनिटी के बीच में देखना है कि कहाँ पर आपकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। तो उसके लिए हम वही करेंगे कि आपने जो 5 से इन्फिनिटी के बीच में ये डेरिवेटिव आपके पास ये है, ठीक है। अब इस डेरिवेटिव को थोड़ा सा अगर आप ऐसे लिख लो ताकि आपको सॉल्व करना आसान हो जाए, तो यहाँ से देखो आ जाएगा 2x² माइनस 50, 2 कॉमन निकाल देते हैं, तो x² माइनस 25, और इसके आप फैक्टर करोगे तो ये इसके फैक्टर बन गए। फैक्टर से क्या होगा, आपको इसका पॉइंट निकालना आसान रहेगा कि पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर होगी, नेगेटिव कहाँ पर होगी। नीचे तो x² है तो उस पर तो साइन कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, क्योंकि वो तो पॉजिटिव आना ही आना है। तो x की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो अगर हम यहाँ पर वेविकर मेथड लगाएं तो इधर पॉजिटिव आएगा, इधर नेगेटिव आएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब है कि अगर कॉमोडिटी यानी x की जो वैल्यू है अगर 5 से बड़ी होगी तो एवरेज कॉस्ट इंक्रीज करेगी। एवरेज कॉस्ट इज इंक्रीजिंग इफ x इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 आप जितना मर्जी बना लो, एवरेज कॉस्ट हमेशा इंक्रीज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि स्टील प्लांट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग x टन्स पर डे ऑफ द लो ग्रेड स्टील एंड y टन्स पर डे ऑफ लो ग्रेड स्टील। दोनों में लो ग्रेड हो गया, तो यहाँ पर x हमारे पास क्या था चेक कर लेते हैं एक बार, एंड y टन्स पर डे ऑफ हाई ग्रेड स्टील, यहाँ पर हाई ग्रेड आएगा, ठीक है। और इन दोनों में रिलेशन ये आपको दिया हुआ है लो ग्रेड और हाई ग्रेड में। इफ द फिक्स कॉस्ट ऑफ द लो ग्रेड स्टील इज हाफ दैट ऑफ हाई ग्रेड स्टील, हाई ग्रेड स्टील की जितनी भी कॉस्ट होगी लो ग्रेड स्टील की कॉस्ट उसकी हाफ होगी। तो अगर हम ये मान के चलें कि लेट द कॉस्ट ऑफ हाई ग्रेड स्टील बी ₹K, ठीक है, या 2K ले लो आप, उससे क्या फ़ायदा होगा, जब कॉस्ट ऑफ आप लो ग्रेड स्टील निकालोगे तो हमें इसकी हाफ करनी है, तो इसकी हाफ करने का मतलब है सीधा K कर देंगे। अगर आप उसको K लेके चलोगे हाई को तो इसको K/2 लेना है, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ लो ग्रेड स्टील दैट शुड बी प्रोड्यूस पर डे फॉर द मैक्सिमम रिसिप्ट। अब मैक्सिमम रिसिप्ट मतलब मैक्सिमम रेवेन्यू। अब रेवेन्यू कितना आएगा हमारे पास, हमारे पास जो लो ग्रेड स्टील है वो है x, ठीक है, और उसकी कॉस्ट हम क्या ले रहे हैं लो ग्रेड वाले की K, यानी x इंटू K। जो हाई ग्रेड स्टील है हमारे पास है वो y, उसकी कॉस्ट क्या हमारे पास 2K। अब x और y में रिलेशन आपको यहां पर दिया हुआ है, तो y की जगह पर आप ये पुट कर दो, आ जाएगा 32 - 5x
डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स। ये आपका फंक्शन बन गया। अब ये आपको बताना है कि मैक्सिमम कब है, यानी मैक्सिमम मिनिमम वाला कंसेप्ट यहाँ पर चला गया। तो उसके लिए पहले डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा के, 2k एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। तो 10 माइनस एक्स का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा -5 इंटू 10 माइनस एक्स, फिर माइनस का साइन, ऊपर 32 माइनस 5x एज इट इज़ रहेगा, और 10 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। तो ये जो k कांस्टेंट है इसको तो बेशक बाहर ही निकाल दो। तो ये बचेगा 1 प्लस में 2 इंटू में -50 प्लस 5x -32 और माइनस 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 -32 नहीं रहेगा, माइनस ये और माइनस ये मिलकर प्लस बन जाएगा, और यहाँ माइनस ये माइनस मिलकर -5x डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो 5x से तो ये हो गया कैंसिल। ये आ जाएगा -50 प्लस में 32 -18, 18 टू ज़ा 36, तो ये आ जाएगा -36 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप पुट करेंगे 0, इसको पुट करेंगे 0, वन माइनस 36 अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको पुट करा हमने 0। तो ये k तो इधर जाके 0 ही हो गया। ठीक है, अब इस वाली वैल्यू को आप इस साइड ले जाओ, तो ये बनेगा 1 इक्वल्स टू 36 अपॉन 10 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे मत करो, क्योंकि यहाँ पर दोनों का स्क्वायर रूट कर दो। तो स्क्वायर रूट करेंगे तो 10 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है। अभी दोनों वैल्यूज़ लेनी है, क्योंकि हमने x की वैल्यू तो अभी निकाली नहीं है। अब x की वैल्यू निकालेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर लाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से तो आएगी 4, यहाँ से x की वैल्यू आएगी 16। तो ये दोनों वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉसिबल हैं। अब इन दोनों वैल्यू पर चेक करना पड़ेगा आपको सेकंड डेरिवेटिव निकालकर। तो चेक करने के लिए हम निकालते हैं इसका सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव देखो इसका करेंगे, ये जो k कांस्टेंट है ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा। यहाँ पर देखो ये जो 1 है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसमें जो तरीका आपको बताया मैंने, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन चेंज कर दो, मतलब 72 अपॉन में नीचे पावर 1 बढ़ा देते हैं, ये आ गया। अब लेकिन इसमें डिनोमिनेटर में -x भी है, तो उसका भी डेरिवेटिव करना है चेन रूल लगाने के लिए, तो आ जाएगा -1, यानी ये क्या बनेगा -72k अपॉन 10 माइनस एक्स का होल क्यूब। अब आपके पास जो दोनों वैल्यूज़ आई हैं उन दोनों वैल्यूज़ को पुट करो। पहले 4 को पुट कर दो, तो -72k अपॉन 10 माइनस 4 का क्यूब। तो 10 माइनस 4 का क्यूब हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब पॉजिटिव आएगा ऊपर, लेकिन नेगेटिव साइन है, तो ये लेस देन 0। तो लेस देन 0 का मतलब है कि यहाँ पर आ जाएगा आपका मैक्सिमम। ठीक है, अब जो 16 है उस पर भी चेक करना पड़ेगा आपको, ये नहीं कि भाई इस पर मैक्सिमम आ गया तो उसको चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो -72k, नीचे आ जाएगा 10 माइनस 16 का क्यूब, तो -6 का क्यूब आएगा। -6 का क्यूब तो नेगेटिव ही रहेगा, तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव मिलकर पॉजिटिव बन जाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा मिनिमम। तो ये हमारा आंसर बनेगा कि अगर x की वैल्यू 4 है, x की वैल्यू 4 है, यानी आप प्रोडक्शन 4 यूनिट का करते हो, तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट वहाँ पर होगा। ठीक है, बस इतना ही पूछा था। लो ग्रेड स्टील की क्वांटिटी पूछी थी 4। अगर आपसे हाई ग्रेड की पूछता तो 4 को आप यहाँ पर पुट कर देते और यहाँ से y की वैल्यू निकाल देते। तो आज की इस क्लास में यहीं पर हम फिनिश करते हैं। आई होप आपको इसके सारा कंसेप्ट और क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।